हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चलिए आज हम करने वाले अपना केस सिनेरियो नंबर 4 विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कहता है केस सिनेरियो नंबर 4? ये बोल रहा है मिस्टर अशोक प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स ऑफिस लिंक एंटरप्राइजेज। कोई मिस्टर अशोक है, प्रोप्राइटर बिजनेस है उनका, जो कि ट्रेड करते हैं स्टेशनरी आइटम्स में, जो कि इनका कहां पर लोकेटेड है? लेक सिटी कोलकाता में लोकेटेड है। द सेड स्टोर इज टेकन ऑन लीज फ्रॉम द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन्होंने जो स्टोर, जिस स्टोर में ये काम कर रहे हैं, वो स्टोर इन्होंने क्या किया है? कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से किस पे लिया है? इन्होंने बेसिकली लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है। तो यहां पर आपको आ जाना चाहिए समझ कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से ली है, तो याद रखने का तरीका, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि सामने वाला काम करे। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ढीले काम करता है, तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन ने ली है तो आरसीए में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने ली है तो गवर्नमेंट उससे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स चार्ज करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रजिस्टर्ड को दिया है तो सामने वाली पार्टी की लायबिलिटी, गवर्नमेंट जब तक बचना चाहे तब तक वो बचेगी, तो सामने वाले को बोलेगा आरसीए में तुम टैक्स दो। अगर अनरजिस्टर्ड है तो अननेसेसरी मजबूरी में गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स यहां पर देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर कितना था? इसका 14 लाख का टर्नओवर था। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। पिछले साल का जब भी टर्नओवर आता है हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए? शायद ये आगे जाके बात करेगा लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग, ये अल्टीमेटली जाकर बात करने वाला है। उसके बाद मिस्टर अशोक सप्लाईज द गुड्स विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली। क्या करता है? जो सप्लाई करता है, सेल तो विद इन द स्टेट ही कर रहा है, लेकिन जो परचेजेस करता है वो मोस्टली अदर स्टेट से करता है, विच इज दिल्ली एंड मुंबई। तो परचेज क्या कर रहा है? बाहर से करता है, बट सेलिंग विद इन द स्टेट ही करता है। उसके बाद ही ओन्स अ डुप्लेक्स हाउस इन द न्यू टाउन कोलकाता। कोलकाता में इसका खुद का एक न्यू टाउन में कोलकाता में इसका क्या है? डुप्लेक्स हाउस है। ही स्टेज ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। किसी एम्प्लॉय को, किसी बैंक के एम्प्लॉय को क्या करता है? ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है? किसी बैंक के एम्प्लॉय को क्या, किस पे दे रहा है? रेंट पे अपना फर्स्ट फ्लोर दे रहा है। तो यहां पे हमें क्या समझ आ जाना चाहिए? रेंटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। रेंटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात कर रहा है। हमने क्या बोला था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में? अगर किसको रेंट कर रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट किसको कर रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंट हो रही है। सप्लायर कोई भी हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंट पे दिया जा रहा है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, हमने क्या देखा था? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में ये देखना है ले कौन रहा है, रेंटिंग पे ले कौन रहा है, लेने वाला क्या है? अनरजिस्टर्ड। तो वेरी सिंपल ये हो जाएगा एग्जाम्प्ट। तो वेरी सिंपल ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मुझे बताओ अगर लेने वाला रजिस्टर्ड होता तो हमने क्या बोला था? तो क्या हो जाता? टैक्सेबल होता, वो भी आरसीएम में टैक्सेबल होता। उसका एक एक्सेप्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा एक्सेप्शन था। एक तो अमेंडमेंट वाला एक्सेप्शन था। किस पर्सन को बोला कि चाहे आप रजिस्टर्ड पर्सन है फिर भी आप ले रहे हैं तो भी हम आपको एग्जाम्प्ट कर देते हैं। मुझे बताएंगे वो कौन सा पर्सन था। उसके बाद आता है द रेंट फॉर द सेम इज पेड बाय द आईडीसीआई बैंक। किसी ने मर्जी पे किया हो, हमने तो सिंपल अपना पर्पस देखना है। क्या रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात हो रही थी? वेरी सिंपल। लेने वाला कौन है? अनरजिस्टर्ड एग्जाम्प्ट। लेने वाला रजिस्टर्ड टैक्सेबल है, बट एक पर्सन को छोड़ के, जो कि कौन था? प्रोप्राइटर। उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए वो आप मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए उसके बाद बात कर रहा है द ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 उसने क्या करा? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा। इधर ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड के लिए इधर देखो, सुनो मेरी बात। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होते हैं, बेसिकली आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लाइबल होते हैं। दूसरी बात, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो चेक करना है क्या आपने विद इन द 30 डेज अप्लाई कर दिया था। अगर आप लाइबल थे और आपने विद इन द 30 डेज अप्लाई कर दिया था, तो आप किस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा आपका? जिस दिन से आप लाइबल थे, मतलब देना चाहिए था।
आपने अप्लाई भी टाइम पे किया तो जिस दिन से देना चाहिए था उस दिन से आपको इफेक्टिव कर दिया जाएगा। बाकी बचे हुए केसेस में क्या बोला जाता है, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ वो डेट इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। यहां पर वॉलंटरली अप्लाई किया है उसने, मतलब वो लाइबल नहीं था, वॉलंटरी अप्लाई किया है, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ वो डेट बन जाएगी रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट, वो बन जाएगी। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड को उसने अप्लाई किया, ग्रांट हुआ उसको 9 अप्रैल को ग्रांट हुआ, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बन जाएगी 9 अप्रैल। तो ध्यान रखना है, जो भी वो जीएसटी पे करेगा वो 9 अप्रैल से पे करेगा, जीएसटी 9 अप्रैल से पे करेगा। दूसरी बात, अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, नया रजिस्ट्रेशन लिया, ध्यान रखिएगा आईटीसी के चैप्टर में हम क्या देखते हैं, अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, किसी भी वजह से लिया हो, तो जिस दिन आपका ग्रांट हुआ बेसिकली जिस दिन आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उससे एक दिन पहले तक जो भी आपका आईटीसी पड़ा है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स का है, भले ही वो फिनिश्ड गुड्स का है, आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो हमारे केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 9 अप्रैल है, तो उससे एक दिन पहले क्या हो जाएगा, 8 अप्रैल को जो भी उसका आइटम्स पड़ा है स्टॉक में, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश्ड हो, तो सभी के केस में क्या हो जाएगा, आईटीसी उसको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप नए रजिस्टर्ड होते हैं तो कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है, सिर्फ किसका मिलता है, स्टॉक का आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो आपको किसका आईटीसी मिल जाएगा, बेसिकली स्टॉक का आपको आईटीसी मिल जाएगा। जो भी आपका इनपुट पड़ा है, चाहे वो किसका जो भी इनपुट होगा, चाहे तो वो स्टॉक का होगा, चाहे वो सेमी फिनिश्ड का होगा, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का होगा, आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो इस केसेस में इसको इनका आईटीसी मिल जाएगा ग्रांट से एक दिन पहले तक। उसके बाद बात कर रहा है, कुछ डिटेल्स दी हैं जो कि मिस्टर अशोक ने कैरिड आउट की हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में। 1 to 8 तक की डिटेल को हमने इग्नोर करना है, क्योंकि जिस दिन से उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तभी से वो जीएसटी देने के लिए लायबल है, उससे पहले वाली डिटेल्स हमारे किसी भी काम की नहीं है। देखते चलेंगे इन डिटेल फटाफट से। क्या बोल रहा है ये, सेल किया है ऑफिस स्टेशनरी आइटम्स को इंट्रास्टेट सेल किया है, आउटवर्ड सप्लाई है तो फॉरवर्ड चार्ज में सिंपल टैक्स आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेल ऑफ द ऑफिस स्टेशनरी आइटम इंट्रास्टेट, ये अनरजिस्टर्ड को दिया, ये अनरजिस्टर्ड को दिया हो, जिसको मर्जी दियो, आपने सेल की है, फॉरवर्ड चार्ज में आपका टैक्स आ जाएगा, भले रजिस्टर्ड को दिया हो भले अनरजिस्टर्ड को दिया हो, उस पे आपको क्या मिल जाएगा, सेल आपने करना है। आ गया लीगल फीस पेड टू एडवोकेट इन द कोलकाता। लीगल फीस के रिगार्डिंग, इधर देखो, लीगल फीस के रिगार्डिंग हमने क्या देखा था, जब भी आप एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे हो एज अ बिजनेसमैन, तो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के केस में आरसीएम में टैक्सेबल होगा। इधर देखो, जब भी आप सर्विसेज ले रहे हो, लीगल सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, आप लीगल सर्विसेज ले रहे हो, पहली बात आप क्या होने चाहिए, बड़े बिजनेसमैन होने चाहिए। बड़े बिजनेसमैन कैसे पता चलेगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो बेसिक लिमिट से क्रॉस करना चाहिए। आप रजिस्टर्ड हो तो आप बड़े नहीं बन गए, रजिस्टर्ड होने से आप बड़े नहीं बन गए, बड़े बनोगे आप प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर देखकर। तो इस केस में आप रजिस्टर्ड हो, बिल्कुल हम रजिस्टर्ड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कितना था, प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर था 14 लाख, जो कि 20 लाख से कम है, तो अल्टीमेटली ये टैक्सेबल नहीं है आरसीएम में। अल्टीमेटली सर्विसेज क्या हो जाएगी, इनवर्ड सप्लाई है, दूसरी बात ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये टैक्सेबल होती जब हमारा टर्नओवर ज्यादा होता तो हम आरसीएम में इस पे टैक्स देते, अभी ये सर्विसेज क्या है, हमारे लिए एग्जाम्प्ट है। चलिए उसके बाद आपने क्या किया, स्टेशनरी आइटम्स को परचेज किया है, इंट्रास्टेट रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। आपने क्या किया, इंट्रास्टेट सेम विद इन द सेम स्टेट परचेज किया है, वेरी सिंपल, आपकी इनवर्ड सप्लाई है, आपको आईटीसी मिल जाएगा 47 पे। ये वाले हमने नहीं देखने हैं, क्योंकि हमने तो उससे पहले वाले की बात करनी है ना, उसके पहले वाले की बात ही नहीं करनी है, हमने तो इफेक्टिव डेट के बाद की बात करनी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आपने क्या किया, परचेज किया फर्नीचर, कुछ एसेट परचेज किए अनरजिस्टर्ड डीलर से। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ परचेज करते हो तो सारे केसेस में आरसीएम नहीं आता है,
कुछ लिमिटेड केसेस हैं जो हम देखेंगे, वहां पर आरसीएम आता है। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है, जब आप अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हो तो सिर्फ नोटिफाइड कैटेगरी के केस में आरसीएम में टैक्स आएगा, जो सीमेंट वेमेंट हम पढ़ेंगे अच्छे से। बट अभी आपने क्या ध्यान रखना है, जब आप नॉर्मल गुड्स अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हो तो कोई भी आरसीएम में टैक्स नहीं आता। इसने क्या किया है, नॉर्मल कैपिटल एसेट कोई परचेज किया है वो भी अनरजिस्टर्ड से, तो कोई भी आरसीएम में टैक्स नहीं आएगा। तो ये हो जाएगी इनवर्ट सप्लाई, ना आईटीसी मिलेगा ना आरसीएम में टैक्स आएगा। उसके बाद अगर इन्होंने स्टेशनरी आइटम को परचेज किया, रजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली, ठीक है, परचेज किया है, इनवर्ट सप्लाई है, आईटीसी मिल जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद लीज रेंट ऑफ द स्टेशनरी स्टोर पेड टू द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से जब भी कुछ लिया तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब तक आप रजिस्टर्ड हो, यहां पर आप रजिस्टर्ड हो, बिल्कुल आप रजिस्टर्ड हो तो क्या है, इनवर्ट सप्लाई है, आप आरसीएम में टैक्स दे दीजिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो गवर्नमेंट को मजबूरन क्या करना पड़ता, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना पड़ता। उसके बाद आता है जी जीटीए की सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास आता है जीटीए की सर्विसेज। क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू मेसर्स गति ट्रांसपोर्टर एज अ जीटीए। जीटीए कौन होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जीटीए किसको बोला जाता है ये आप मुझे बताएंगे। हु हैज नोट एक्सरसाइज द ऑप्शन। समझ नहीं आया मैम क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज नोट एक्सरसाइज। इसके लिए आपको समझना होगा, ध्यान से देखो। आप अगर जीटीए हो तो जीटीए अगर खुद ही अनरजिस्टर्ड है, इधर देखो जीटीए आप अनरजिस्टर्ड हो, तो आपको कोई पकड़ेगा नहीं। बहुत सिंपल पॉइंट। तो सामने वाली पार्टी जिसने जीटीए की सर्विसेज ली हैं वो आरसीएम में टैक्स देगी जब भी देना बनता है, ठीक है, जब भी देना बनता है तो सामने वाली पार्टी आरसीएम में टैक्स देगी। नंबर पॉइंट 2, अगर जीटीए रजिस्टर्ड है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। जीटीए रजिस्टर्ड है तो कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। पहला वो कहता है कि मैं खुद टैक्स पे करूंगा, मैं खुद टैक्स पे करना चाहता हूं, या तो वो 5% पे करेगा या फिर वो 12% पे करेगा। अगर जीटीए ने क्या किया, अगर जीटीए ने एक्सरसाइज किया कि मैं टैक्स पे करना चाहता हूं, अगर वो 5% से देगा, या तो वो 5% से देगा ये 12 से देगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर जीटीए 5% से टैक्स खुद पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में तो क्या हो जाता है, तो जीटीए जो अपनी परचेजेस कर रहा है उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा वाला टैक्स देता है, 12% की रेट से चार्ज करके टैक्स देता है, तो जीटीए को खुद की परचेजेस पे आईटीसी मिल जाएगा। मैं बात नहीं कर रही हूं जो सर्विसेज ले रहे हो, जो सर्विसेज ले रहे हैं वो तो एनीवे आईटीसी ले लेंगे अपना। बात हो रही है जीटीए की। पहली बात क्या बोला मैंने, इधर देखो, जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड है तो पहली बात मेरे पास कुछ लायबिलिटी नहीं है, सामने वाला आरसीएम में टैक्स पे करेगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मी बीइंग जीटीए, मैं रजिस्टर्ड तो हूं लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं 5% चूज करती हूं या फिर मैं 12% चूज करती हूं। मैं 5% चूज करती हूं या फिर मैं क्या करती हूं, 12% चूज करती हूं। अगर मैं 5% चूज करती हूं तो मुझे अपनी परचेजेस पे कोई भी नहीं मिलेगा, मुझे अपनी परचेजेस पे अल्टीमेटली कोई भी टैक्स, कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मैं 12% चूज करती हूं तो मुझे खुद की परचेजेस पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं, यहां पर क्या बोला जी, जीटीए ने क्या करा है, जीटीए हैज नोट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे द टैक्स। वो कह रहा है मैं ऑप्शन टैक्स पे करने का ऑप्शन चूज ही नहीं करता हूं, ठीक है, चूज ही नहीं करता है जीटीए। तो सिंपल सी बात है, सामने वाली पार्टी आरसीएम में टैक्स देगी। हमने अगर जीटी की सर्विसेज ली, जीटीए तो टैक्स देना नहीं चाहता है तो कौन टैक्स देगा, हम टैक्स देंगे आरसीएम में। तो 1,50,000 पे आरसीएम में टैक्स चला जाएगा। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई बैंक। हमने क्या देखा था, जब भी डिपॉजिट वगैरह आप कर रहे हो, जब भी डिपॉजिट लोन वगैरह के रिगार्डिंग कुछ ट्रांजेक्शन हो रही है, एज फार एज उसमें जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एग्जम्प्टेड। वो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली एग्जम्प्टेड हो जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द एफडी, ये भी इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द आईडीसीआई बैंक फॉर इट्स एम्प्लॉय, ये हम देख चुके हैं, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग था, लेने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। चलिए मिस्टर अशोक ने क्या किया, वो मुंबई गए, मिस्टर अशोक मुंबई गए तो उन्होंने वहां जाके क्या करा, मीटिंग करी, एक होटल में रहे मुंबई में। ये कहां का पर्सन था, वेस्ट बंगाल का पर्सन था। जब मुंबई में गए तो होटल की सर्विसेज कहां पर ली, ब्लू पाइन होटल की सर्विसेज कहां पर ली, मुंबई में ली। तो एक बात मैं आपको बताती हूं, आपको क्या याद रखना है, जब भी आप होटल की सर्विसेज ले रहे हो, होटल के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे आता है,
है जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो होटल वाला कहां सिचुएटेड है? जहां पे वो सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या चार्ज करेगा? वो भी महाराष्ट्र में है, उसका होटल भी महाराष्ट्र में है, उसका होटल भी महाराष्ट्र में है, तो उसके लिए तो क्या हो गया, वो खुद भी महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में है, तो सेम स्टेट में वो क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। लेकिन आप तो दूसरी स्टेट से गए हो, आप तो कहां से गए हो? कोलकाता से गए हो, आपको तो आईजीएसटी चाहिए होगा अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऐसे केसेस में क्या हो जाता है? आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। ऐसे केस में आईटीसी क्या हो जाएगा? ब्लॉक्ड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? वेरी सिंपल पॉइंट, वेरी बेसिक पॉइंट बोल रहा है कि ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, करंट फाइनेंशियल ईयर। वो कह रहे हैं सिंपल सी बात है, टैक्स का रेट मान लो 12%, आईजीएसटी तो 12% लगा लीजिए। अगर आप इंट्रा स्टेट की बात करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी 6% लगा लीजिए। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, द वैल्यू ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई टैक्स, वैल्यू ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय मिस्टर अशोक। पहली बात तो आउटवर्ड सप्लाई की बात हो रही है, दूसरी बात आउटवर्ड सप्लाई पे कितना जीएसटी देना है। देखो हमने पहले ही निकाल के रख लिया था आउटवर्ड सप्लाई कौन कौन सी है। आउटवर्ड सप्लाई, 2 आउटवर्ड सप्लाई है, दोनों में अशोक को टैक्स देना है क्योंकि वो फॉरवर्ड चार्ज में है। तो आपने 1st to 8th तक का इग्नोर करना है, हमने सिर्फ कौन सा लेना है? 84 + 14, 84 + 14 98 लाख पे टैक्स कौन देगा? अशोक देगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर चेक कर लेते हैं, 98 लाख इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। वो क्या कह रहा है? मिस्टर अशोक कैन नॉट ऑप्ट टू पे द टैक्स इन द कॉम्पोजिशन स्कीम। ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक कि कॉम्पोजिशन स्कीम में वो टैक्स नहीं दे सकता है, कोई हमने स्पेसिफिक आइटम नहीं पढ़ी, तो इसको तो गलत बोल रहा है। वो क्या कह रहा है कि जो आईटीसी है वो 1 अप्रैल की गुड्स पे आईटीसी ले सकता है। आईटीसी 1 अप्रैल की गुड्स पे वो क्यों लेगा? अगर आप नए नए रजिस्ट्रेशन में आए हो तो एक दिन पहले तक जिस दिन आपका इफेक्टिव है उससे एक दिन पहले तक जो आपका आईटीसी, जो आपका स्टॉक पड़ा है उस पे आप ले सकते हो, तो ये भी गलत बोल रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? जो अनरजिस्टर्ड से आपने परचेजेस किए हैं उस पे आपको आरसीएम में टैक्स देना है। ओ माय गॉड, इसको कुछ नहीं पता है, ये भी गलत बोल रहा है। डी पॉइंट क्या बोल रहा है? मिस्टर अशोक इज एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी ऑफ द इनपुट हेल्ड ऑन द 8 अप्रैल 24। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि जिस दिन आपका इफेक्टिव था उससे एक दिन पहले तक आप अपना आईटीसी ले सकते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ द सप्लाई on which Mr. Ashok is liable to pay GST under RCM। RCM में टैक्स किस किस पे देना है? हम तो देख चुके हैं किस किस पे देना है RCM में टैक्स। पहली बात हमने क्या देखा? एक तो हमें लीज रेंट पे देना था, दूसरा हमने जीटीए की सर्विसेज में देना था। 120 + 150, 120 + 150 270 पे आरसीएम में टैक्स जाएगा। क्या 270 ऑप्शन में है? यस, 270 ऑप्शन में है। एक बार आंसर भी चेक कर ले। यस, 270 पे आरसीएम में टैक्स जाने वाला है। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई इज नॉट सब्जेक्ट टू द पेमेंट अंडर द आरसीएम। आरसीएम में किस पे टैक्स नहीं जाएगा? शॉप रेंट पेड टू केएमसी आरसीएम में जाएगा? बिल्कुल। लीगल फीस पेड टू एडवोकेट आरसीएम में जाएगा? नहीं जाने वाला आरसीएम में, क्योंकि हमारा पिछले साल का टर्नओवर ही कम है ना, पिछले साल का टर्नओवर ही कम है। इस पे भी आरसीएम में नहीं जाएगा, इस पे भी आरसीएम में नहीं जाएगा, इस पे चला जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड शुड बी द आंसर, तो सी शुड बी द आंसर फॉर द सेम। फोर्थ का सी इज द आंसर। चलिए सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर। लास्ट क्या बोल रहा है? वेदर आईटीसी इज अवेलेबल ऑन द जीएसटी पेड बाय मिस्टर अशोक ऑन द 1 लाख, जो कि होटल ने चार्ज किया, कि आईटीसी मिल जाएगा उसको? नहीं मिलेगा, कोई भी आईटीसी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर रहा है, हमें तो आईजीएसटी चाहिए। यहां पर फिनिश होता है हमारा केस सिनेरियो नंबर 4। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।